नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम 66th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, ईपू के लिए बहुत ही शानदार और जानदार कोर्सेज। हमारी इसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, इनका एवल्यूएशन टेस्ट सीरीज़ हमारे अनुभवी टीम द्वारा किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में प्रमुख 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, जिसमें आपको हाल ही में पता होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 50 साल की साझेदारी पर बांग्लादेश ने अपना 50 साल का अभी 50th एनिवर्सरी मनाई है। उसके बनने के 50 साल पूरे हुए हैं, और इसी के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भी 50 साल पूरे हुए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में एक क्वेश्चन ज़रूर, इसकी प्रबल संभावना है कि इस बार ये पूछा जाए। और उसके बाद बिहार के इतिहास में स्वामी सहजानंद और जो किसान सभा है, किसान मूवमेंट के बारे में एक क्वेश्चन लिया गया है। बिहार पॉलिटी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। यूएस, उनके इलेक्शन, उनके राष्ट्रपति, उनकी व्यवस्था, भारत से उसकी तुलना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही न्यूज़ में रह रही हैं। तो हो सकता है कि इसमें से भी एक प्रश्न बनने के पॉलिटी सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में अभी हाल ही में बजट में भी इसके लिए एक एलोकेशन दिया गया है। इस काफ़ी चर्चा हो रही है, इस पर रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश हैव कंप्लीटेड 50 years of their bilateral relationship, मेजर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड प्राइम कंटेंशन पॉइंट। ठीक है, तो मुख्यतः 2 चीज़ें हमें बतानी है कि पहले तो हमारे संबंध, तो उसका एक बैकग्राउंड, उसकी एक पृष्ठभूमि देनी है। दूसरा कि सहयोग के क्षेत्र क्या है और कुछ विवाद के बिंदु क्या है, उनके वर्णन करने हैं। बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है। बैकग्राउंड देते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। वो पहले पूर्व यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उसको हमने पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करके एक नए राष्ट्र के रूप में हमने उसको मान्यता दी, और पहले मतलब बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला भारत उन गिने चुने देशों में से सबसे पहला एक देश था। तो हमने उन्हें मान्यता भी दी, आज़ादी भी दिलवाई, और उनकी जो मुक्ति वाहिनी, जो सेना थी, जो छापामार युद्ध करती थी, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उसको हमने ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, मदद की, आर्थिक सुविधाएं दी, बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को हमने शरण दिया, और बाद में फिर इसी सब के बदले में हमारे संबंध जो है घनिष्ठ हुए, और अभी भी आज भी मधुर हैं। आज की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिताजी मुजीबुर रहमान, उनसे इंदिरा गांधी जी का एग्रीमेंट हुआ, और जो शेख हसीना जी हैं उनको भी भारतीय मिलिट्री ने ही जो है वेस्ट पाकिस्तान के सिपाहियों के कब्जे से छुड़ाया। इन सब चीज़ों को लिखते हुए आप इसका बैकग्राउंड दे देंगे। ये भी आप लिख सकते हैं कि उस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, तो ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी शौर्य की बात है, उपलब्धि है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इंडिया या इंडियन आर्मी की कुछ उपलब्धि के बारे में अगर आप लिख सकते हैं तो उसका ज़रूर उल्लेख करिए। यह आपके पेपर को, आपके आंसर को एक नेशनलिस्टिक प्राइड देता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, खासकर कि यूपीपीसीएस या बीपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम्स में। यूपीएससी में इतना नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस में इसकी महत्वता अच्छी होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस दिन को हम विजय दिवस के तौर पर भी मनाते हैं, और बांग्लादेश से विजय दिवस, बस बंगाली में स्वतंत्रता दिवस के तौर पर इसे मनाए जाते हैं। और हाल ही में 50 वर्ष, हमारे दोनों देशों के बीच में 50 वर्ष की जो बायलैटरल रिलेशन है वो कंप्लीट होने पर बांग्लादेश का एक सैन्य दस्ता हमारे 72वें रिपब्लिक यानी गणतंत्र दिवस पे उन्होंने भी हमारे साथ मार्च किया था। तो इस सब चीज़ों को बैकग्राउंड देते हुए अब चलेंगे क्वेश्चन की डिमांड की तरफ, यानी कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एज वेल एज कंटेंशन।
एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अलग अलग सेक्टर में, तो पहले देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था और व्यापार के सेक्टर में कहाँ कहाँ हम कोऑपरेट कर सकते हैं। तो हम दोनों जो है साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है? बांग्लादेश है। वहाँ हम 9.2 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 1.2 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी ट्रेड भी हमारे फेवर में है और बहुत ही अच्छा हमारा वो ट्रेडिंग पार्टनर भी है। ट्रेड फ्री एक्सेस साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हमने बांग्लादेश को ट्रेड फ्री एग्रीमेंट दिया हुआ है, यानी कि ट्रेड में जो बिना मतलब के कर लगते हैं, अलग शुल्क लगते हैं, उन सब शुल्क को मिनिमल करके दोनों देश के बीच में एक ट्रेड रिलेशन भी अच्छा है। ये सार्क के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी में क्या है कि BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ने एक मोटर समझौता यानी कि एक मोटरेबल MOU किया था। इसमें ये एक इस तरह की ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने वाले हैं जो इन 4 देशों को कनेक्ट करे और यात्री एवं परिवहन दोनों ही, यानी माल वाहन और परिवहन दोनों में ही कम से कम जो शुल्क लगता है, टैक्स लगता है, उसकी कम से कम हो, और जो मोबिलिटी है यानी कि जो पहुंच है वो आवाजाही को और सुगम और सरल बनाया जा सके। उसके अलावा हमने अभी हल्दीबाड़ी, चीलाहाटी, कोलहाता से खुलना, जो बांग्लादेश जिसको मैत्री एक्सप्रेस भी कहते हैं, बंधन एक्सप्रेस, और एक मैत्री सेतु हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज़ में, जो त्रिपुरा से बांग्लादेश के चिट्टग्राम पोर्ट को कनेक्ट करता है, जिससे हम पूरा नॉर्थ ईस्ट का रास्ता फिर से खुल सकता है। तो ऐसे चीज़ों का हम अभी काम कर रहे हैं, इन पर काम हो चुका है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमने कोई एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, यानी कि अर्थव्यवस्था में, मोबिलिटी में। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो एनर्जी और टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा कि रूपपुर जो बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत और रशिया ने दोनों मिलकर उसे बांग्लादेश में डेवलप किया है। हमने हाल ही में बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव इंजन्स दिए हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? तो हम संप्रीति और मिलन जैसे 2 सैन्य एवं नौसैनिक अभ्यास उनके साथ करते हैं। और दुनिया की सबसे लंबी बाउंड्री में से एक 4096 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री होने के बावजूद हमने बहुत अच्छे से उसको मैनेज करके रखा हुआ है। और हाल ही में आपने सुना होगा 2016 में कुछ लैंड एग्रीमेंट भी हमने किए हैं। कुछ गांव जो उनके क्षेत्र में हमारे बॉर्डर के आसपास पड़ते थे और हमारे गांव जो उनके बॉर्डर के आसपास पड़ते थे, उनका हमने अदला बदली भी कर ली है। बड़े शांतिपूर्वक से तरीके से वो बना हुआ है। दूसरा, और हम कहाँ कहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं? UN में, सार्क में, बिम्स्टेक में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ऐसी कंट्री जो इंडियन ओशन में है, जो लिटरल कंट्रीज है यानी कि समुद्र तट से टच सटी हुई कंट्रीज हैं, उनमें भी हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के एरिया ऑफ कोऑपरेशन हमारे हैं और हम उसमें और कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि विवाद के बिंदु कहाँ कहाँ। एरियाज ऑफ कंटेंशन, तो बेल्ट एंड रोड, बांग्लादेश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड परियोजना में जुड़ा हुआ है और हम उसके विरोधी हैं। तो यहाँ कंटेंशन है। हो सकता है कि जब नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स हो, जब पॉलिटिक्स बढ़े, भारत चीन में संबंध अच्छे ना हो, तो यह भी हो सकता है कि भारत बांग्लादेश में भी संबंध खराब हो जाए, क्योंकि वह चीन के साथ जा रहा है। CAA और NRC का मुद्दा, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठ असम में, यह राजनीतिक मुद्दा हो सकता है कि वहाँ के लोगों को भारत के लोगों के प्रति एक दुर्भावना या एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट को जगा दे, और जिससे हमारे दोनों देश के बीच में जो टॉप लेवल, समिट लेवल पर रिलेशन है, वो खराब हो सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट की व्यवस्था है, सीमा पार से घुसपैठ होता है, ओपन बॉर्डर है, बहुत ही पोरस है, बीच में नदियां हैं, तालाब हैं, 3-4 गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं। तो ऐसे ऐसे बॉर्डर हैं जो भी गाँव के बीचों बीच होके जाते हैं, तो उनको गार्ड करना बड़ा ही मुश्किल है। और उसी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे इलीगल ट्रेड होती है, नकली करेंसी आती हैं, नकली माल आते हैं, ठीक है। जिस तरह से सिगरेट वगैरह जो यहाँ पर जिन पर टैक्स ज़्यादा लगता है, जिनकी दाम ज़्यादा है, वो इलीगल बॉर्डर पार से उसकी स्मगलिंग होती है। इस तरह की चीज़ें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी के जल के लिए दोनों देश में विवाद बना हुआ है। और न्यू मूर आइलैंड, ये जो द्वीप है, एक नया द्वीप जो उभरा है सुंदरबन के पास, उसको लेकर विवाद बना रहता है कि कभी ये कहते हैं हमारा है और कभी ये कहते हैं हमारा। इन पर कभी कभी विवाद भी छिड़ जाता है। इसके लिए हम ICJ तक भी जा चुके हैं पहली सरकारों में, लेकिन बाद में इसमें फिर हल निकल गया था। तो इन सारी चीज़ों में हमारे मतभेद है। तो इन मतभेदों को दूर करके हमारे को कॉपरेशन में, यानी हमें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि हम 2 अच्छे पड़ोसी की तरह रह सके। इसमें आप गुजरात डॉक्टरिंग, नेबरहुड फर्स्ट, वैक्सीन मैत्री, स्पेस डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कल्चरल एक्सचेंज, क्रिकेट, टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, इन सब चीज़ों का भी उपयोग करके एक कंप्लीट अच्छा एनहांसिंग कंक्लूजन दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे आंसर की तरफ। क्रिटिकली एनालाइज
देखिए, क्रिटिकली एनालाइज शब्द का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट देना है और मोस्टली आपको एक कंक्लूजन पे बता देना है, और ये जो है एक नेगेटिव साइड पर ज़्यादा शिफ्ट होता है इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव साइड। तो क्रिटिकली एनालाइज स्वामी सहजानंद सरस्वती मूवमेंट और पार्टिसिपेशन इन द पीजेंट मूवमेंट, यानी कि बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भागीदारी का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। बॉर्न इन 1889 इन अ पुअर ब्राह्मण फैमिली, सो उनका बैकग्राउंड दे देंगे कि भाई वो 1889 में एक पुअर ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ, और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया कि किसानों को एक वर्ग की तरह देखा। पहले किसानों को एक वर्ग की तरह नहीं देखा जाता था, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, लेबर इस तरह के वर्ग हैं, लेकिन किसान वर्ग को वर्गीकृत करके एक पहचान दिलाई किसने? स्वामी सहजानंद ने। श्री कृष्ण सिंह के साथ मिलकर उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा BPKS की स्थापना की। कब? सोनपुर के मेले में 1929। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो ज़मींदारी के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि इस मूवमेंट, ये जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है, यह पहले से भी एक अलग फॉर्म में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा चल रही थी, लेकिन इसको सही मायनों में पहचान स्वामी सहजानंद ने ही दी, और इसीलिए इस मूवमेंट का, इस सभा का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं। लेटर, बाद में उन्होंने लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा AIKS की भी स्थापना की। आपने पढ़ा ही होगा पीटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC में हर दूसरे तीसरी बार ऑल्टरेट करके रिपीट करके पूछा ही जाता है। तो लखनऊ में 1936 में इसकी स्थापना हुई। उनका उद्देश्य क्या था कि वो ज़मींदारी को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकना चाहते थे, जो ज़मींदारी प्रथा है। उन्होंने हुंकार नामक एक साप्ताहिक राहुल संकीर्तियान के साथ मिलकर उसका भी प्रकाशन किया, प्रसार किया, अपनी बातों को, अपने विचारों को, किसान से जुड़े हुए मुद्दों को, उनके डिमांडों को, मांगों को, किस तरह से मूवमेंट करना है, क्या उनकी नीति होनी चाहिए, उन सबको इसी साप्ताहिक द्वारा प्रकाशित किया। एक पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने बनाई जिनका नाम था यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, और इसकी लोकप्रियता इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय में 2,50,000 मेंबर उसमें जुड़ गए, और एक समय में बिहार में कांग्रेस के मेंबर के बराबर इस पार्टी के मेंबर थे। तो इतना पॉपुलर ये मूवमेंट रहा था। अब बढ़ते हैं स्पेसिफिक मूवमेंट की तरफ। तो पीजेंट मूवमेंट, तो जो 1929 का जो मूवमेंट है वो स्वामी सहजानंद मूवमेंट के, सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था। इससे पहले भी स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा महाराज के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया था, वो 1920 के आसपास, लेकिन ये उससे भी बड़ा एक मूवमेंट हुआ उनसे प्रेरणा लेकर। यहाँ पर मुख्यतः ये और नेताओं द्वारा भी समर्थित था, जिनका नाम था कायदम शर्मा, राहुल संकीर्तियान, पंचानंद मिश्रा और यदुनंदन शर्मा, ठीक है, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, ये सारे लोग भी इनके सहायक थे इस मूवमेंट में। शुरुआत में कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका समर्थन जाता रहा। क्यों जाता रहा वो हम देखेंगे जब इसकी हम नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे। बेसिकली इनकी डिमांड क्या थी, इनकी मांगे क्या थी? ये चाहते थे कि ज़मींदारी का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जाए, यानी ज़मींदारी व्यवस्था बंद हो जाए, और ज़मींदार जिस तरह से टैक्स कर लेते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से मार कर पीट कर जो उनकी टैक्स कलेक्ट करने की विधि है, ठीक है, ज़मीन नहीं, पैसा नहीं तो ज़मीन, ज़मीन नहीं तो व्यक्ति, फिर गुलामी, बंधुआ मजदूरी, इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे। वो बकास्त की भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे, और इन सब को देखते हुए 1937 में कांग्रेस ने इन्हें वादा किया कि ये इसके समर्थन में आएंगे और इसका समाधान लेकर आएंगे। लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है और ये मूवमेंट अपनी पकड़ और तेज़ कर लेता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये अंग्रेज़ सरकार द्वारा इसे दबा दिया जाता है, क्योंकि वह 1900 वर्ल्ड वार 2 में उलझी होती है, और ये किसी तरह का और मूवमेंट अब बिहार में नहीं चाहती, इसलिए इसे कठोरता से सीवियरली सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन फिर से 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद, दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, यह फिर से इसका पुनरुत्थान होता है, फिर से जन्म लेता है, और तब मानता है जब ये फाइनली ज़मींदारी रेवोल्यूशन एक्ट जब आज़ाद भारत में पारित हो जाता है, तभी जाकर इसकी मांगें पूरी होती है, और तब जाके मूवमेंट शांत होता है। इवैल्यूएशन करते हैं इसकी, मूल्यांकन। तो ये मुख्यतः 2 मांगें थी इनकी, एक ज़मींदारी उन्मूलन, दूसरा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि है वहाँ पर कर यानी ऋण मुक्त
जो किसान कर के बोझ में दबा रहता है साहूकारों द्वारा, ज़मींदारों द्वारा, वो वहाँ से मुक्त हो जाए। तो पहले जो उनकी डिमांड थी ज़मींदारी उन्मूलन, वो तो 1952 के बाद बहुत से राज्यों में, इवन भारत में भी नेहरू जी ने भी जो लैंड सीलिंग एक्ट है, ज़मींदारी रेगुलेशन एक्ट है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, ऐसे इस तरह के एक्ट्स लाकर इसका तो हो गया। वो अलग बात है कि बाद में ज़मींदारी ने अपने आप में एक अलग रूप ले लिया और अभी भी पूरी तरह से भारत में ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म नहीं हुए। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो फिर पॉलिटिक्स चले गए, पॉलिटिकली उसको फिर उन्होंने खरीद लिया, कब्जा कर लिया, और ये इसने एक अलग फॉर्म में अभी भी है, लेकिन कुछ हद तक ये उसमें सफल रहे। लेकिन दूसरा उनका नियम था, दूसरे उनकी मांगे थी कि जो कृषि क्षेत्र है, खासकर कि रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण में जो कृषि है, वह कर मुक्त हो जाए, ऋण मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऋण मुक्त न होने के कारण इसका जो इवैल्यूएशन हम करेंगे तो एक डिमांड में वो तो आप कह सकते हैं 60-70% सक्सेसफुल है, लेकिन दूसरे डिमांड में वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आज भी ऋण के कारण बहुत से जगहों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऋण के अंदर दबे हुए हैं। तो ये चीज़ आज तक सफल नहीं हुई। ठीक है, तो द डेब्ट प्रॉब्लम रिमेन्स अनसॉल्व्ड। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। यह मुख्यतः ज़मींदारों और उच्च वर्ग के खिलाफ था, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा समर्थित थे। अब इस मूवमेंट ने क्या किया कि जो हमारे एकीकृत स्वतंत्रता आंदोलन है उसके दो फाड़ कर दिए, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो इससे क्या डर था कि जो ज़मींदार थे वो पावरफुल थे, इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभावशाली व्यक्ति थे, और अगर वो अंग्रेज़ों का समर्थन कर देते हैं तो जो आज़ादी की लड़ाई है वह निष्क्रिय हो जाती, उसका कोई काम नहीं होता, देश बढ़ जाता। इसी वजह से कांग्रेस ने बाद में चलकर इसे उतना समर्थन नहीं दिया जितना इसे देना चाहिए था। उसके बाद यह एक लेफ्ट लीनिंग वामपंथी विचार वाला मूवमेंट था और कहीं कहीं पर हिंसा का भी समर्थन करता था, जिससे क्या हुआ कि लोग, आम व्यक्ति और आम लोग इससे फिर धीरे धीरे हटने लग गए और जो उग्र विचार के लोग थे वही इसमें जुड़े रहे। ठीक है, कांग्रेस ने इसे इसीलिए समर्थन नहीं दिया। तो यही इसका एक मुख्य कारण था, क्योंकि ये क्या कर रहा था कि समाज में एक रिफ्ट को इसने क्रिएट कर दिया, एक खाई बना दी अमीर लोगों के प्रति, ज़मींदारों, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग, और जिससे आज़ादी की लड़ाई को खतरा हो सकता था। क्योंकि ज़मींदार जो थे उस वक्त और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल साहूकार लोग, इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावकारी व्यक्ति थे और उनके पास पैसा था। किसी भी मूवमेंट में को सक्सेसफुल बनाने के लिए पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, प्रभावशाली लोग चाहिए। अगर वो उनका समर्थन ना करके अगर वो अंग्रेज़ों का समर्थन कर देते तो ये पूरा आज़ादी आंदोलन ही एक तरह से निष्क्रिय हो जाता, निष्फल हो जाता। इसीलिए कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं दिया और बाद में धीरे धीरे यह मूवमेंट जो है वामपंथी और उग्र होते गया, जिससे आम लोग भी इससे धीरे धीरे छूटते गए और बाद में फिर ये कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म लोगों ने इस पर हावी होकर कब्जा कर लिया और ये एक कम्युनिस्ट मूवमेंट बन गया भारत में कम्युनिज्म स्थापित करने के अंदर, जो कि बाद में फिर अलग एक और ज़्यादा वायलेंट हिंसात्मक रूप ले लेता है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो इस पर आप इसको कंक्लूड कर देंगे। अब देखते हैं तीसरा आंसर। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वेर इन न्यूज़। नाउ डिस्कस वेरियस मेरिट्स as well as demerits. It's a very straight-ended question that you have to discuss the merits as well as demerits of what? The presidential system, that is अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के विभिन्न गुणों एवं अवगुणों पर चर्चा करिए। तो बेसिक फीचर्स पहले बताएंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये होता है कि वहाँ पर जो नेशनल एज वेल एज रियल एग्जीक्यूटिव, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो रियल एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव दैट इज नेशनल एग्जीक्यूटिव आर द सेम। जिस तरह से भारत में कि राष्ट्र प्रमुख और राज्य प्रमुख 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी कि सरकार का जो प्रमुख है वह प्रधानमंत्री है और भारत राष्ट्र का, इंडियन नेशन का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। लेकिन जहाँ अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि अमेरिका में, वहाँ प्रेसिडेंट ही स्टेट ऑफ हेड भी है, हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। ठीक है, तो सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है और राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। दूसरा, उसका टर्म फिक्स होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का टर्म फिक्स नहीं होता है। अगर वो उसके सदन में उसकी बहुमत ना हो, सदन का विश्वास उसे प्रूव ना मिले तो उनकी सरकार गिर जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ उनका कार्यकाल 4 साल के लिए फिक्स होता है। एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया
वो केवल और केवल फिर इम्पीच किया जा सकता है, महाभियोग के जरिए निकाला जा सकता है और उसको निकालने के और कोई तरीके नहीं होते। महाभियोग भी बहुत ही लिमिटेड पॉइंट के लिए, ट्रीजन, देशद्रोह, राजद्रोह, कोई हीनियस, बहुत ही घृणात्मक क्राइम, इस तरह के ग्राउंड्स पर ही उनका महाभियोग हो सकता है, अदरवाइज तो उनका महाभियोग भी नहीं हो सकता। यानी कि जो व्यक्ति एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो मुख्यतः 4 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेगा ही। भारत के प्रधानमंत्री जैसा नहीं कि सदन का विश्वास उन्हें नहीं चाहिए होता है। प्रेसिडेंट इज द सोल एग्जीक्यूटिव एंड कैबिनेट, जैसे कि हमको पता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और संसद वन अमॉन्ग ऑल, यानी कि प्रधानमंत्री भी कैबिनेट में ही एक मेंबर है, बस उसका लीडर होता है, लेकिन उसे कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है, कैबिनेट का समर्थन चाहिए होता है और उसे फिर सदन में भी समर्थन देना होता है, कैबिनेट को भी सदन का समर्थन चाहिए होता है। लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट ही टॉप एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक, वो प्रमुख कार्यपालक जो है वो राष्ट्रपति होता है और उसे सदन का समर्थन या कैबिनेट का समर्थन नहीं चाहिए होता। कैबिनेट खाली उसकी एक सलाहकार एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति को ये हक है कि वह संसद भंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के अमेरिका के यानी संसदीय प्रणाली में, अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, ये राष्ट्रपति शासन में जो अध्यक्ष यूएस में जो प्रणाली है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो संसद को भंग नहीं कर सकते और ना ही संसद जो है वो प्रेसिडेंट के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कि जिसे कहते हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर वो एकदम क्लियरली डिफाइंड है, शक्तियों का बंटवारा बहुत ही क्लियरली किया गया है। अब देखते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या है कि इस तरह की सरकारें जो होती है, जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, शासन प्रणाली, वहाँ पर स्टेबल और स्थिर होती हैं। उनकी पॉलिसियाँ भी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमको पता है एक व्यक्ति 4 साल तक अगर राष्ट्रपति बन गया तो वही है, उसकी पॉलिसी नहीं। जबकि संसदीय प्रणाली में क्या होता है, कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, डिपेंड करता है कि उसके पास सदन का विश्वास है या नहीं। तो पॉलिसियाँ बदल सकती हैं, नीतियाँ बदल सकती हैं, प्रोग्राम बदल सकते हैं, देश में स्थिरता, जैसे 90 के दशक में भारत में होता था, हर 3 महीने 4 महीने में एक प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, कोई स्थिरता नहीं, देश की पॉलिसी में स्थिरता नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है। इसी तरह से यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती। इम्पॉर्टेंट और बार बार चुनाव। अब संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि आपको सदन का विश्वास चाहिए, अगर नहीं मिला, किसी के पास विश्वास नहीं है तो फिर से चुनाव होंगे, फिर किसी को बहुमत नहीं मिला तो फिर चुनाव होंगे, फिर चुनाव होंगे, ऐसे बार बार चुनाव होते रहते थे। और लेकिन इसमें ऐसा बार बार चुनाव नहीं होते हैं, तो जो संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन, उनकी भी बचत होती है। वेरियस स्पेशलिस्ट। अब भारतीय संसदीय प्रणाली में क्या है कि आपको यदि किसी को मंत्री बनाना है या कैबिनेट में रखना है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदन में से किसी भी एक सदन की सदस्यता उसे चाहिए होती है। लेकिन अमेरिका में ये चीज़ नहीं है। आप बाहर से किसी भी एक्सपर्ट ट्रेन व्यक्ति को, विशेषज्ञ को अपने कैबिनेट में रख सकते हैं और देश की पॉलिसी बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका लाभ उसे मिल सकता है। वेरी लेस स्कोप ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। अब एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया उसे हम हटा नहीं सकते, तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, ठीक है, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं, गिराना नहीं, लटाना नहीं, जो बन गया सो बन गया। अब फिर इलेक्शन में ही जो होना, तो यानी कि एक बार जब इलेक्शन हो गया, राजनीति हो गई, आदमी प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद से कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करता है। बेटर सेपरेशन ऑफ पावर, हमने पहले भी कहा था कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो बहुत ही क्लियर और डिफाइंड है। अब देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या क्या है। डीमेरिट्स क्या है? अब जिस व्यक्ति की सत्ता फिक्स हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, वो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा, गैर जिम्मेदार हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी सदन के प्रति तो है नहीं, ठीक है, उसे सदन का विश्वास चाहिए नहीं, तो वो गैर जिम्मेदार हो जाएगा। उसकी अकाउंटेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी जितनी भारतीय संसदीय प्रणाली में है। संसद में प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ता है, उसे ऐसे किसी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लॉगरेट्स और कंटेंशन। हमेशा पार्लियामेंट, जो कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट होती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट है, उनकी कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच में विवाद रहता है। आपने सुना होगा हाल ही में जो प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया गया बजट को वो नहीं मानती है, और इनके द्वारा बजट को, तो कभी कभी क्या होता है कि बजट फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, पैसे ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, लॉगरेट्स, कोई बिल प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, उसको कांग्रेस ने माना नहीं, जब कांग्रेस ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, तो वो बिल अटका रह जाता है, अधर में पड़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ होती है, जो संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो नहीं होती। वो कहाँ होती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इलेक्शन इज़ वेरी क्लमजी। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है बड़ा ही लंबा चौड़ा, आपने हाल ही में देखा होगा, 7 दिन लगे चुनाव होने में, उसके रिजल्ट आते आते, मिलते मिलते, एक उनमें विनर टेक्स इट ऑल वाला अप्रोच होता है कि किसी एक राज्य से, सपोज करें कि 30 सीट हैं,
ठीक है, जैसे कि लुजियाना हो गया, अल्बामा हो गया, वहाँ से 30 सीट है। अगर कोई व्यक्ति 30 में से 15 यानी मेजोरिटी से ज़्यादा जीत जाए तो 30 की 30 सीट उसको मिल जाती हैं। इस तरह का विनर टेक्स इट ऑल अप्रोच है। इतना क्लमजी है कि उसका रिजल्ट आते आते 3-4 दिन लग जाता है, और अगर हिंसा भड़कानी हो तो कोई व्यक्ति वहाँ हिंसा भड़का भी सकता है, जैसे कि आपने देखा हाल ही में जो हुआ था वहाँ पे अमेरिका में। तो ये एक प्रोसेस बहुत क्लमजी है, ठीक है। दूसरा है कि जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं तय होती। जाहिर सी बात है, जब वो सदन में के प्रति वो जिम्मेदार ही नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, सदन उसको गिरा ही नहीं सकती, कांग्रेस उसकी सरकार को, राष्ट्रपति को गिरा नहीं सकती तब तक कि जब तक कि उसने कोई ट्रीजन है, राजद्रोह, देशद्रोह, कोई जुर्म ना किया हो, तो वो क्या कर रहेगा। निरंकुश व्यक्ति है और वो जवाबदेही नहीं तय करेंगी। इसमें क्या होगा कि कुछ कोई बीच के जो मुद्दे उधर में लटक जाएंगे, वो कहेंगे कि आपकी वजह से नहीं पास हो रहा है, वो कहेंगे कि आपकी तरह से नहीं पास हो रहा है, और बीच में मुद्दे अटके रह जाएंगे। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। इन्हीं को लेते हुए अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या भारत में जो है अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली लगना चाहिए या संसदीय प्रणाली ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे। हाइड्रोजन सेल, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सेल क्या होता है, और हाइड्रोजन सेल से इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन सेल जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल का एक पार्ट है। तो देखें कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल, इसके एप्लीकेशन, बेनिफिट्स और लिमिटेशन। हाइड्रोजन फ्यूल खबरों में वो क्या चीज़ है जिसे हाइड्रोजन ईंधन भी कहते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए, लाभ और कमियों को दर्शाइए, और हाल ही में हुए इसके लिए कुछ चीज़ों भी हमें दरगानी जो हमारे बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए, क्या किए गए वो देखते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन ईंधन है क्या पहले, तो यह एक ज़ीरो एमिशन, ज़ीरो एमिशन का मतलब जब ये जलता है तो कोई कार्बन एमिशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो यह एक ज़ीरो एमिशन फ्यूल है जिसके जलने पर क्या होता है, जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन जो है वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हीट, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा तो क्या निकलेगा, H2+O2 यानी कि 2H2O पानी, तो कोई और बाय प्रोडक्ट तो निकलने वाला नहीं। तो यह एकमात्र ऐसा ईंधन है जो जलने पर पानी देता है और इससे कोई नशीली चीज़ एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं निकलती। यह ऑल्टरनेटिव है, फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म ईंधन का एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी विकल्प है। इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो अभी फ़िलहाल मीथेन से और पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जहाँ पानी से इलेक्ट्रिक करंट को यानी बिजली को पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, ठीक है। करेंटली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच, पार्शियल ऑक्सीडेशन और स्टीम रिफॉर्मिंग, यानी कि अधिकतम मात्रा में जीवाश्म की जो आंशिक ऑक्सीडेशन की, पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब अलग अलग तरीके से उसको फ्रैक्शनल करके उसे ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब उसका डिकम्पोजिशन, उसे सड़ाना, और पुनर्गठन से स्टीम रिफॉर्मिंग, भाप पुनर्गठन से अभी हाल ही में 2 तरह से हाइड्रोजन का फॉर्म हो रहा है। पहला हो रहा है कि भाप के पुनर्गठन, और दूसरा जो फॉसिल जीवाश्म के पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब देखते हैं एक और प्रोसेस है जिससे हाइड्रोजन फॉलो हो रहा है, वो है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन मीन्स कोल गैस, कोयला गैसीकरण से भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो हमने 3 कारण देखे, पहला मीथेन और इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा पार्शियल ऑक्सीडेशन जिसे जीवाश्म का आंशिक ऑक्सीडेशन कहिए, ऑक्सीकरण और भाप का पुनर्गठन, चौथा कोल गैसिफिकेशन यानी कि कोयला गैसीकरण से भी हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस तरह से आपको एक बैकग्राउंड दे देना है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, वो लो इमिशन है, वो एक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक बहुत बढ़िया क्रांतिकारी ऑल्टरनेटिव है, और इसका बाई प्रोडक्ट जो वो पानी ही निकलता है। तो कोई और बाई प्रोडक्ट यानी जलने के बाद कोई और चीज़ इसकी हार्मफुल निकलती नहीं, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, और इसी की मेरिट में हम आगे देखेंगे। अब एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है, तो हमने देखा था हाइड्रोजन सेल बनाने में, ठीक है, ऐसी बैटरी जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हो, और वो बाद में वो बैटरी इन केमिकल बैटरीज को सबको रिप्लेस कर देगी, जो इलेक्ट्रोड बैटरीज या जो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज हम कार्स में, बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करते हैं, उन सबको यह रिप्लेस कर देगी, और ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा जहाँ पर केमिकल का यूज़ कम हो जाएगा और सिर्फ हाइड्रोजन सेल ही बनते रहेंगे, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और कंज्यूमर फ्रेंडली भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स, ओके, द बैटरी कार्स, आपने सुना होगा न्यूज़ में टेस्ला की कार, जो इलेक्ट्रिकल कार्स है उनमें हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज़ हो सकता है। और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो इंटरनल कंबशन, आंतरिक दहन इंजन जो बाइक्स में होता है, आईसी इंजन, वहाँ यूज़ हो सकता है।
स्पेस क्राफ्ट propulsion रॉकेट में यूज़ हो रहा है। तो इन सारे क्षेत्रों में इसका एप्लीकेशन है। रिसेंट डेवलपमेंट, हाल ही में क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो बजट में 2021-22 के बजट में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है इस पर और ज़्यादा अधिक रिसर्च करने के लिए, ताकि ये जो हाइड्रोजन बनाने की विधि है वो और सरल, सुगम हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, बेनिफिशियरी हो, और जिससे हम अपने फॉसिल फ्यूल जो क्रूड ऑयल जो हम मंगा रहे हैं उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर सके, यानी कि उसे हम एज अ विकल्प बना सके। जो हमारा जो नेशनल एक्सचेंज है, फॉरेक्स रिजर्व, जो मुद्रा भंडार है जो हम खर्च कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल में, वो बंद हो जाए और हम अपने उस मुद्रा को लोगों के विकास के लिए लगा सकें। इसके लिए एक नया स्कीम बनाया गया है जिससे किस तरह से हाइड्रोजन को ईंधन की तरह हर जगह यूज़ किया सकता है, कंपनियों में, एनर्जी में, ट्रेन में, रेलवेज में, ट्रांसपोर्ट में, एयरप्लेन्स में, किस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है, उसको लेकर एक रिसर्च करने के लिए 1500 करोड़ रुपए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत दिए गए हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे पहले आपको पता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कोई अगर अवेलेबल एलिमेंट है तो हाइड्रोजन है, तो उसकी कमी तो हमें कभी नहीं होने वाली। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। दूसरा कि नॉन टॉक्सिक, यानी कि ये विषैला नहीं है और इसलिए पर्यावरण के अनुकूल भी है। कार्बन के विपरीत, कार्बन क्या होता है, उसमें हीट स्टोर करने की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ऊर्जा जो है हीट स्टोरेज, और ये हीट स्टोर जब करता है तो तापमान बढ़ जाता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और फिर से क्लाइमेट चेंज होता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है। एक कार्बन न्यूट्रल भी है क्योंकि कार्बन से उत्सर्जन ही नहीं होता, तो ये कार्बन न्यूट्रल क्या है, तो कार्बन आप कहेंगे तो कार्बन डिफिशियंट है एक्चुअली, ये कार्बन की कमी भी करता है, तो कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन डिफिशियंट है। और इस तरह से इसके कोई हार्मफुल बाई प्रोडक्ट, यानी कि जब ये जलता है तो सिर्फ केवल पानी ही आता है, कोई और प्रोडक्ट आता भी नहीं है। इसकी एफिशिएंसी, बाकी इसकी दक्षता है, बाकी की जो फॉसिल फ्यूल है, केरोसिन हो गया, गैसोलीन हो गया, डीजल, पेट्रोल, इन सब के कंपैरिजन में, इन सब की तुलना में इसकी दक्षता और बढ़िया है और ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत भी है। तो ये इसके बेनिफिट्स, लाभ। अब देखते हैं समस्याएं, बाधाएं क्या हैं इसमें। तो सबसे पहली बाधा यह है कि इसको अभी फ़िलहाल तो केमिकल प्रोसेस द्वारा, यानी कि रासायनिक क्रिया द्वारा ही बनाया जा सकता है। अब उन रासायनिक क्रिया में पहले हमें उस रसायन को बनाना पड़ता है। अब उन रसायनों को बनाने में और रासायनिक क्रिया करने में जो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन से ही आती है। तो एक तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए हमें जीवाश्म फ्यूल का यूज़ करना पड़ रहा है, वह अभी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो हमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है जिसमें हम हाइड्रोजन को रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी कि अक्षय ऊर्जा, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस से बना सके, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल को यूज़ किए बिना। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल विथ करंट इज़ एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने बताया। आज हाइड्रोजन फ्यूल डिवाइसेस आर कंपैरेटिवली कॉस्टली। अभी क्या हो रहा है कि जो डिवाइसेस बन रहे हैं, हाइड्रोजन कार हुआ, हाइड्रोजन बैटरी पे चलने वाले चीज़ें हुई, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हुआ, इनकी मात्रा कम है, इनको खरीदने वाले लोग कम है, तो इनका प्रोडक्शन भी बहुत कम है, लिमिटेड है, तो इसलिए इनके प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा है। जैसे ही इनकी मात्रा, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई में बढ़ाई होगी, और जैसे ही सप्लाई क्षेत्र में जब बढ़ाई होगी तो उसके दाम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में यह महंगा पड़ रहा है, और किसी इकोनॉमी में कोई अर्थव्यवस्था अगर कम्प्लीटली हाइड्रोजनाइज होना चाहे, अपने आप को हाइड्रोजन फ्यूल में ट्रांसफर करना चाहे, जैसे खासकर कि भारत जैसी जो है विकासशील देश, डेवलपिंग इकोनॉमीज इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती। बड़े बड़ी छोटे छोटे स्वीडन, नॉर्वे, इस तरह के डेवलप कंट्रीज़ इसे अपना कर और इसमें रिसर्च करके आगे की राह दिखा सकते हैं अगर चाहिए तो, ठीक है। दूसरा है कि इसको स्टोर करना, ये अति ज्वलनशील होता है, तो इसे हम बना तो लेते हैं लेकिन इसे तुरंत हमें यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यह इतना ज्वलनशील है कि इसे स्टोर करने में बड़ी बाधा आती है। स्टोर करने में इतना खर्चा हो जाता है जितना इसे बनाने में नहीं होता। तो ये क्या है, एक तरह से आर्थिक रूप से इनएफिशिएंट है, दक्षता इसकी कम हो रही है क्योंकि इसे बनाने और स्टोर करने में इतना खर्चा हो जा रहा है जितने में तो हम फॉसिल फ्यूल बनाकर अपना काम चला लेंगे। तो ये क्या है, लिमिटेड स्टेज पर अभी रिसर्च है, इसमें और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि इसके बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, इसको स्टोर करने की, भंडारण की प्रक्रिया और इससे एफिशिएंसी निकालने की, यानी कि इसकी दक्षता तीन बढ़ जाए और क्लाइमेट फ्रेंडली तो ये है ही। बाद में क्या है, हाइड्रोजन तो एबुडेंटली अवेलेबल भी है तो इसका प्राइस भी कम हो जाएगा, और इसके बाद में जो इससे चीज़ें बनने चलने वाली चीज़ें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो
उनके भी दाम कम हो जाएंगे, तो ये धीरे धीरे हमको एक ग्रीन और क्लीन इकोनॉमी जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।